हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि ये वीडियो कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों ये वीडियो आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे के दोस्तों जो एएलपी है उसके लिए भी, एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट हो चाहे स्टेज सेकंड हो, पैरामेडिकल, आरआरबी, जेई, सभी के लिए दोस्तों, टेक्नीशियन के लिए, सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहती है। अगर आप लोगों का इनमें से किसी भी पेपर का दोस्तों एग्ज़ाम है तो आप लोग के लिए वीडियो रहने वाली है। बाकी स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बिल्कुल फैक्ट के साथ डिटेल में क्वेश्चन कवर कराता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और जिसके आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है तो दोस्तों सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की जाती है। वहाँ पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर कवर कराए जाते हैं। इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं दोस्तों उसको मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। अगर आप लोग को देखना है तो आई बटन पर मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पॉलिटी से संबंधित चल रहा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में डैश द्वारा शामिल किया गया था। यानी कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दोस्तों शामिल किया गया था। आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 से 4 5 क्वेश्चन दोस्तों कवर हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएफ एसआई में पिछली बार पूछा गया था। कुछ फैक्ट आप लोग देखें यहाँ पर कि पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दोस्तों इंक्लूड किया गया था। अगर बात करें दोस्तों यह अधिनियम कब बना था, तो यह संशोधन अधिनियम 1992 में बना था। इसी संशोधन अधिनियम के तहत संविधान का भाग दोस्तों 9 भी जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसमें पूछा जा सकता है कि संविधान का भाग 9 कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बना था, जिसके अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान में 12वीं अनुसूची में दोस्तों जोड़ी गई थी। तो देख सकते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 69वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है। यह संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसके अंतर्गत दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था इसी संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की। दोस्तों ये करी थी आर.एस. सरकारिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट देखें यहाँ पर इम्पोर्टेंट। एम पुंछी आयोग ने केंद्र राज्यों के बीच विभिन्न मुद्दों की जांच की, जैसे कि दोस्तों पंचायती राज संस्थान, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन प्रावधान आदि। इसके बाद अगर बात करें इस आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, अप्रैल 2007 में इस आयोग का गठन किया गया था। अब दोस्तों एस के धर समिति के बारे में पूछे तो जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में दोस्तों बनी थी। एस के धर की अध्यक्षता में जून 1948 में ये समिति बनी थी। पीवी राजमन्नार समिति केंद्र और राज्य के संबंधों से दोस्तों संबंधित है। ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि पीवी राज मन्नार समिति किसके संबंध में संबंधित है, तो ये दोस्तों केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है। पहले के आर.एस. सरकारिया का गठन वर्ष की बात करें तो दोस्तों 1983 में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे की जांच करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, संसद के दोनों सदन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का एनटीपीसी में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों हटाए जा सकते हैं। कुछ फैक्ट आप लोग यहाँ पर देखें कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय
के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के अनुसार पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। और आगे देखिए, इसमें कहा गया है इन्हें राज्यसभा व लोकसभा के अलग अलग 2/3 मत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर पद से हटाया जा सकता है। आगे है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन के प्रति दोस्तों ये उत्तरदायी होते हैं। निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता की बात करें आयु की, तो दोस्तों 35 वर्ष की योग्यता होनी चाहिए आयु के लिए। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में दोस्तों नियुक्त किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस आर्टिकल के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों 356 ये आर्टिकल रहने वाला है। 356 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का दोस्तों प्रावधान किया गया है। अगर दोस्तों बात करें कि एक बार में कितने माह के लिए लागू हो सकता है, तो एक बार में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और इसे मैक्सिमम कितने वर्ष तक दोस्तों इंक्रीज किया जा सकता है ये भी पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम दोस्तों 3 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। जब किसी राज्य का शासन संविधान के नियम अनुसार नहीं चल रहा होता है तो दोस्तों वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग आर्टिकल 309 के बारे में। आर्टिकल 309 में संघ और राज्य में सेवा देने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा के नियम इंक्लूड किए गए हैं आर्टिकल 309 में। अगर आर्टिकल 370 की बात करें तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, जिसे दोस्तों अब यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 392 में भारतीय संविधान लागू होने से पहले बनाए गए कानून की समीक्षा से संबंधित प्रावधान करता है आर्टिकल 392। अगला क्वेश्चन, संविधान के आर्टिकल 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? तो दोस्तों ये आता था जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इससे फैक्ट आप लोग यहाँ पर देखिए कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा हटा दिया गया था दोस्तों 370 को। इसके पश्चात जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दोस्तों कर दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, हालांकि सभी कैंडिडेट्स को ये बात पता होगी। अगला क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष दोस्तों डैश है? कौन है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष? ये दोस्तों उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिटेल में बताया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के रूप में उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को चुना जाता है। इसका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है और इनकी नियुक्ति पूछ सकता है कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल गवर्नर के द्वारा दोस्तों इसकी नियुक्ति की जाती है। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें कि कौन सा संरक्षण अधिनियम दोस्तों के तहत ये कराया जाता है आयोग की स्थापना, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई है। ठीक है, इसको दोस्तों आप लोग मार्क कर सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय की जांच करता है। इसका कार्य दोस्तों पूछा जा सकता है। ये दोस्तों क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था। नेक्स्ट है कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विशेषाधिकार समिति दोस्तों अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और देखते हैं यहाँ पर। इसमें कुल सदस्य दोस्तों पूछा जा सकता है कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 25 सदस्य दोस्तों इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें से 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अगर दोस्तों याचिका समिति की बात करें, याचिका समिति क्या होती है, तो इसका कार्य होता है दोस्तों प्रत्येक ऐसी याचिका की जांच करना जो सदन में पेश किए जाने के पश्चात समिति को निर्दिष्ट की जाती है। आचार समिति की बात करें तो इस समिति का कार्य आचार संहिता के निर्माण के साथ सदस्यों के व्यवहार संबंधी निगरानी रखना होता है। अधीनस्थ विधान समिति की बात करें तो यह जाँच करती है कि संविधान द्वारा दिए गए या संसद द्वारा प्रत्यायोजित नियमों का ठीक से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
डैश विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 में पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज प्रणाली के अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जाए। ऑप्शन देखें यहाँ पर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हिमाचल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट और देखिए आप लोग, यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि 3 सतहों की पंचायती राज्य प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम 2018 पारित कर अरुणाचल प्रदेश में की थी। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है। आगे, इस अधिनियम के पश्चात अरुणाचल प्रदेश में द्विस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली है। ठीक है, इसमें अब द्विस्तरीय पंचायत राज प्रणाली है और मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है। ये भी आपको मार्क कर लेना है। आंध्र प्रदेश में 1959 में पंचायती राज प्रणाली की दोस्तों शुरुआत की गई थी। पूछा जा सकता है कि कब करी थी, तो 1959 में। और हिमाचल प्रदेश में भी दोस्तों 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब करी गई थी? दोस्तों आसान क्वेश्चन है, 25 जनवरी 1950 को। दोस्तों आप लोग को ये नहीं देखना है कि ये आसान क्वेश्चन आ गया, तो फिर भी आप लोग देखिए ये 2021 में एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग को दोस्तों फैक्ट देखने को मिलेंगे, आपका उससे रिवीजन हो जाता है और जो नहीं पता आप लोग को वो आप लोगों को पता चल जाता है। देखिए स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 ये तो सभी को पता है। बाकी इसमें और भी डिटेल देखिए इसमें कि भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन निकल गया, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल दोस्तों पूछे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वही इसका कार्यकाल होता है। और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो वो उसका कार्यकाल होता है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन 4 क्वेश्चन निकल कर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? ये दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने दोस्तों इसकी अनुशंसा की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ फैक्ट और देखें यहाँ पर कि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की बात करें तो 1957 में हुई थी। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा दोस्तों करी थी। और यह कौन सी प्रणाली पर आधारित है? यह समिति त्रिस्तरीय प्रणाली पर आधारित होती है। इसको मार्क आप लोग कर लेना। हनुमंतराव समिति की स्थापना अगर पूछ ली जाए तो 1984 में हुई थी। और इसी प्रकार जीवीके राव समिति का गठन दोस्तों 1985 में हुआ था। इस समिति का मुख्य कार्य दोस्तों क्या था? गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर अशोक मेहता समिति की बात करें तो इस समिति की स्थापना 1977 में हुई थी और इसमें त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली को यहाँ पर अपनाया गया था। ठीक है, और ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर। आर्टिकल 243C किससे संबंधित है? ये दोस्तों पंचायतों की संरचना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आर्टिकल आप लोगों से ऐसे भी पूछा जा सकता है, एनटीपीसी वगैरह में दोस्तों ऐसे ही पूछा जाता है। कुछ फैक्ट और देखिए कि आर्टिकल 243C पंचायतों की संरचना से संबंधित है। इस आर्टिकल के तहत दोस्तों राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों की संरचना का उपबंध कर सके, इसलिए ये दोस्तों बनाया गया है। और 6 से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 45 में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, संघ और संघ का नाम व क्षेत्र अनुच्छेद 1 में दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लेख आर्टिकल 21 में दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कम समय में आप लोगों को यहां पर कुछ नई जानकारी मिली होगी। वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।